बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 516 का क्विज नंबर 1 करेंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी का। आज का जो हमारा MCQs है, इस पे 50 to 60 MCQs मैं आपको बताऊंगी। आपकी क्विजेस में भी इंशाल्लाह यही सारे MCQs रिपीट होंगे और इसके बाद फिर आपका जो मिड टर्म आएगा तो अपने मिड टर्म में भी यही वीडियो प्रिपेयर करके जानी है। यही MCQs इंशाल्लाह आप लोगों के मिड टर्म में भी काफ़ी सारे रिपीट होंगे। ठीक है, हम लोग चलते अपनी वीडियो की तरफ। इस सब्जेक्ट की और जितने आपके जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप चैनल की होम पेज पर जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए। अगर सारी जो सब्जेक्ट्स हैं आप लोग उनके शॉर्ट लेक्चर्स भी हमारे चैनल से दे सकते हैं, हालिम स्टडी इनसाइड से। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा MCQs है, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द मोस्ट कॉमन वैल्यू। आपके पास जो भी डेटा सेट मौजूद होता है उसमें जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनमें जो सबसे ज्यादा कॉमन वैल्यू होती है, जो कि सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है, उसको हम लोग मॉड बोलते हैं। तो मॉड यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इन रिसर्च समथिंग दैट डज नॉट वेरी इज कॉल्ड, यानी कि वो कोई भी ऐसी चीज जो कि चेंज नहीं हो सकती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट इसका राइट आंसर है। द डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मीन इज इक्वल टू 60 एंड मॉड इज इक्वल टू 50 विल बी। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, अगर तो सिनेरियो ऐसा है कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड देन मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड, ठीक है, तो इससे आपका डेटा क्या है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। लेकिन अगर मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मॉड, तो फिर आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है। तो यहाँ पे आप देखें मीन की वैल्यू बड़ी है मॉड से, तो ये हमारा डेटा क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। SPSS stands for what? SPSS का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ये अपने याद कर लेना। A tabular arrangement for classifying the data into different groups is called। टेबल की फॉर्म में जब आप लोग डेटा को अरेंज कर लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्लास लिमिट इज कॉल्ड। जो मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी क्लास लिमिट में हम लोग उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है, हम लोग उसको अपर वैल्यू बोलते हैं या अपर लिमिट बोलते हैं। आगे चलते हैं। मेजर एरिया ऑफ स्टैटिस्टिक्स टुडे इज कंसर्न्ड विद ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम डैश। आजकल की जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है वो कंक्लूजन्स एनालिसिस की बुनियाद पर ड्रॉ करती है। तो एनालिसिस यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इन SPSS व्हाट इज अ डेटा व्यूअर। डेटा व्यूअर होता है कि वो एक स्प्रेडशीट होती है जिसके अंदर आप लोग डेटा इंटर करते हैं, उसको हम लोग डेटा व्यूअर बोलते हैं। अ स्प्रेडशीट इनटू व्हिच डेटा कैन बी इंटर्ड, इसका राइट आंसर है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो एक पॉलीगॉन कर्व होती है उसको आप लोग यूज करके मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। Which of the following is a measure of the strength or the degree of relationship between two random variables? दो कोई सी भी वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है वो किस हद तक पाया जाता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कौन सा है, तो इस चीज को हम लोग कोरिलेशन बोलते हैं। जो कि पॉजिटिव कोरिलेशन भी होती है, नेगेटिव कोरिलेशन भी होती है, लीनियर कोरिलेशन भी होती है, नॉन लीनियर कोरिलेशन भी होती है, पार्शियल कोरिलेशन भी होती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। A researcher studies the factors that determine the number of children future couples decide to have. The variable number of children discrete variable है। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, एक होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं कि जिनकी वैल्यूज आपकी डेसिमल्स की फॉर्म में नहीं आ सकती, ठीक है, जैसे होते हैं ना 3.5, 2.5, 2.7, ऐसे नहीं। अब जैसे बच्चों की तरह था, कोई 2.5 तो नहीं हो सकते, किसी के बच्चे या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे। तो ये वाली जो वैल्यूज जो कि एग्जैक्टली जो होती हैं कि या 2 होंगे या 3 होंगे, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वो होते हैं कि आपकी जो डेटा होता है, आपका जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू डेसिमल्स में भी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी की हाइट है तो हम लोग कहते हैं 5.7, 5.8, तो वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है। इफ द वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दो वेरिएबल्स की वैल्यूज मूव कर रही हैं, यानी कि एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कम हो जाती है, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। Which analysis is known as non-statistical analysis? ये होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस।
जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है आप लोग वहां पे नंबर्स की फॉर्म में सारा एनालिसिस करते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है, उसको हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, जैसे आप लोग क्वालिटी की बात करते हैं, तो वो नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। R इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, R की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वो क्या होता है, कोई कोरिलेशन नहीं होता, नो कोरिलेशन, ये बात आपने याद रखनी है। और अगर -1 से 0 के दरमियान कोई वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, और अगर 0 से लेके +1 के दरमियान तक की कोई भी वैल्यू आ रही है तो हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। A variable which can assume each and every value within a given range is called, ये एक रेंज के दरमियान कोई सी भी वैल्यू आ जाए तो उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रेंज है हमारी 45.5 से लेके 50.5 तक, तो उसके दरमियान कोई भी वैल्यू, अब ये एक रेंज देके आप डेसिमल्स की फॉर्म में भी आ जाए तो ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसके दरमियान कोई भी रेंज के दरमियान वैल्यू आ सकती है। A pie chart is represented by सर्कल। पाई चार्ट आप लोगों को भी पता होगा, आपके LMS में भी जो होती है ना, अटेंडेंस की मार्किंग हो गई और उसके बाद जो असेसमेंट्स वगैरह होती हैं, स्कीम वगैरह जो होती है, वहां पे भी पाई चार्ट बना हुआ होता है, सर्कल में होता है। A science of collecting, organizing, presenting, analyzing and interpreting the data to assist in making more effective decisions is called statistics। यानी कि वो साइंस जिसके थ्रू आप लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, देन आप लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आप लोग उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर आप एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद आप लोग इंटरप्रेट करते हैं ताकि आप ज्यादा इफेक्टिव डिसीजंस ले सके। तो इन सारी चीजों को हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। The most frequently used measure of central tendency is, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो होता है अरिथमेटिक मीन, यानी कि एवरेज, बहुत ज्यादा इसकी कैलकुलेशंस होती हैं। The total of frequency up to an upper class limit or boundary is known as, सबसे ज्यादा जो upper class limit होती है, जो बाउंड्री होती है, उस तक आप लोग जो फ्रीक्वेंसी का पूरा सम कर लेते हैं उसको हम लोग cumulative फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। The most powerful research tool is correlational study। सबसे ज्यादा पावरफुल रिसर्च टूल correlational studies को कहा जाता है। The mean or average used to measure central tendency is called, mean या average को हम लोग arithmetic mean भी बोलते हैं, ये इसका राइट आंसर है। If for any frequency distribution the median is 10 and the mode is 30, then approximate value of mean is equal to, इसके लिए एक फार्मूला होता है आप लोगों के पास कि अगर आपको मीडियन और मॉड की वैल्यू दे दी जाती है और आपको ये कह दिया जाता है कि आप अब मीन कैलकुलेट करें, ठीक है, तो फार्मूला आप अपने पास नोट डाउन कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय मीन प्लस मॉड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय मीन प्लस मॉड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय मीडियन। इसी फार्मूला के अंदर आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे 0 आएगा, ये जो मीडियन और मॉड की वैल्यूज दी हुई थी। The goal of DASH is to focus on summarizing and explaining a specific set of data। यहाँ पे मैं आपको बताऊं दो तरह की स्टैटिस्टिक्स होती हैं, एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरी होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डेटा को समराइज करना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको जो है वो डिस्क्राइब करना, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती हैं। लेकिन जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है वो क्या होता है कि एक दफा जब आप लोग डेटा को आपने समराइज कर लिया, उसको आपने एक्सप्लेन भी कर लिया, आपने उसको ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज भी कर लिया, फिर आप लोग डेटा की बुनियाद पर जो इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं उनको आप लोग बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यानी कि आप रिजल्ट्स को ड्रॉ करते हैं, आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, आप प्रिडिक्शंस बनाते हैं, ये सारी चीजें आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती हैं। अब यहाँ पे क्योंकि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा को हम समराइज कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होंगी। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दैट समराइज एंड ऑर्गेनाइज द डेटा, ये वही अगेन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं। Which of the following is obtained by calculating the difference between the largest and smallest value। आपके पास जो भी डेटा सेट मौजूद है उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो और सबसे जो छोटी वैल्यू है, इन दोनों को आप लेंगे और सबसे बड़ी वैल्यू को आप वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे इसका राइट आंसर है। मेजर एरिया ऑफ स्टैटिस्टिक्स टुडे इज कंसर्न विद ड्राइंग कंक्लूजंस फ्रॉम डैश, एनालिसिस की बुनियाद पर कंक्लूजंस ड्रॉ की जाती हैं। The control charts and procedures of descriptive statistics which are used to enhance a procedure can be classified into which of these categories। मैंने आपको बताया ना कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप डेटा को समराइज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो चाहे आप लोग उसको चार्ट की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं,
किसी भी तरह से आप लोग उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिकल टूल्स बोलते हैं। आपके चार्ट्स या कोई भी और तरीके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिकल टूल्स बोलेंगे, जिसकी बुनियाद पे आप क्या करते हैं, अपने डेटा को एक समराइज करते हैं और यूं समझ लेंगे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। Which of the following process is not required in an experimental research method? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड में आप ऑब्जर्वेशंस का भी सहारा लेते हैं, आपको कंट्रोलिंग भी करनी पड़ती है, मैनिपुलेशन भी करनी पड़ती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, बट रेफरेंस कलेक्शन इसमें नहीं आता। तो रेफरेंस कलेक्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर है। Which measure of central tendency is obtained by using the middle score when all the scores are organized in the numerical order? आपने तमाम जितने भी आपके पास स्कोर्स हैं, जो भी आपके पास डेटा सेट है, उसकी तमाम तर वैल्यूज को आप एक न्यूमेरिकल ऑर्डर में पहले ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, फिर उसमें जो सबसे ज्यादा दरमियान वाली जो वैल्यू होती है उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। जो मिड में जो होती है वैल्यूज को हम लोग मीडियन बोलते हैं। हाइट एंड वेट और एग्जांपल्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। हाइट एंड वेट हम लोग रेशियो स्केल हम लोग इसको बोलते हैं। Which type of statistics uses the data to provide descriptions of population? यहाँ पे देखें हम population की descriptions आ गए तो ये descriptive statistics है। Which measure of sum tendency is obtained by calculating the sum of values? यानी कि आप पहले values का sum कर लेते हैं और फिर जो आपके पास आंसर आता है dividing this figure by the number of values, जो आपके पास आंसर आते हैं उसको आप लोग अपनी number of observations in number of values से divide कर देते हैं, तो इससे आपके पास जो आंसर आएगा उसको हम लोग mean बोलते हैं, जिसको हम लोग arithmetic mean भी कहा जाता है और average भी कहा जाता है। Which of the following are types of correlation? Correlation में positive भी होता है, negative भी होता है, linear, non-linear, simple, partial, multiple, हर तरह का correlation होता है। All of the above is the right answer. The data presented in the form of frequency data is known as, आप जब एक frequency data की form में, frequency table की form में अपने data को present करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, grouped data बोलते हैं। The mean or average used to measure central tendency is called arithmetic mean, ये हमारा repeat हो रहा है। SPSS stands for Statistical Package for Social Science, ये भी repeat हो गया। Statistics is the backbone of research. Statistics को research की backbone माना जाता है क्योंकि हम research में statistics का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। If the vertical lines are drawn at every point of a straight line in the frequency polygon, then by this way the frequency polygon is transformed into histogram. आप जो एक वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, आपके पास कोई भी आपके पास चार्ट मौजूद है तो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में वर्टिकल लाइंस होती है, उसको हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे आप जो एक ग्राफ बनाते हैं उसको हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। अ टेबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासिफाइंग द डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। आप टेबल की फॉर्म में अपने डेटा को क्लासिफाई कर लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। Which type of research provides the strongest evidence about the existence of cause and effect relationship? दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान कोई cause and effect relationship एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये हम लोग अपनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के थ्रू ही इसको जान सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यहाँ पे इसका राइट आंसर है। The goal of DASH is to focus on summarizing and explaining a specific set of data. Again वही बात है कि descriptive statistics होती है जिसके थ्रू आप लोग अपने डेटा को समराइज करते और एक्सप्लेन करते हैं। How is a variable name different from a variable label? Variable name shorter होता है और उसमें डिटेल कम होती है, लेकिन जो variable label होता है वो थोड़ा longer होता है, उसमें ज्यादा डिटेल होती है। तो जो variable name क्या था, it is shorter and less detailed, ये इसका right answer है। For a histogram based on a frequency distribution with unequal class intervals, the frequency of a class should be proportional to histogram। जब आप लोग ड्रॉ करते हैं तो किसी भी क्लास की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा आपके रेक्टेंगुलर की हाइट ज्यादा होगी रेक्टेंगल की। तो हाइट ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे इसका राइट आंसर है। Specialized process such as graphical and numerical methods are utilized in which of the following statistics? Graphs को और अपने numerical methods को आप लोग descriptive statistics में ही इस्तेमाल करते हैं, वहीं भी आप लोग सारी calculations वगैरह भी कर लेते हैं। Inferential statistics में जाके आप just conclusions draw करते हैं। What is the name of the conceptual framework in which research is carried out? इसको हम लोग research paradigm बोलते हैं। Research paradigm is the right answer. There is a myth that, ये एक मिथ है कि statistics मैथ होती है, ये हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था। There is a myth that statistics is a math, ये इसका राइट आंसर है। For making frequency distribution, the number of classes used depends upon। आप जब frequency distribution बना रहे होते हैं, टेबल बना रहे होते हैं, तो आपने कितनी क्लासेस बनानी है डिपेंड करता है साइज ऑफ रिस्पॉन्सेज पे, आपके पास कितने ज्यादा रिस्पॉन्सेज हैं। जो जितना ज्यादा आपके पास रिस्पॉन्सेज होंगे आप लोग उतनी ही ज्यादा आपको अपनी नंबर ऑफ क्लासेस भी बनानी पड़ेगी।
इफ द वैल्यूज ऑफ द टू वेरिएबल्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये मैंने आपको पहले बताया, पिछला हमारा एमसीक्यू आया था कि इफ द टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन था, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है। A distribution with two modes is called bimodal। वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन या आपके पास वो वाला डेटा सेट जिसमें दो मोड्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम लोग बाइमोडल बोलते हैं। अगर एक ही मोड है तो हम लोग उसको यूनिमोडल बोल देते हैं। अगर दो से ज्यादा मोड्स एग्जिस्ट करते हैं तो फिर आप लोग उसको मल्टी मॉडल बोल देते हैं। ये थे हमारे आज के क्विजेस। आपने अगर तो आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को यूं ही होता है कि जब वो क्विज वीडियोस देखते हैं ना तो वो भूलना शुरू हो जाते हैं, तो आप आधे घंटे की ब्रेक देके दोबारा से क्विज वीडियो को देख लीजिएगा और फिर आप लोग अपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे अटेम्प्ट होंगे। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आती है तो आप लोग फौरन से उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप लोग अपने एमसीक्यूज वगैरह मिड टर्म के लिए भी प्रिपेयर यहीं से कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। हर स्टडी ग्रुप में वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।